Welcome everyone to the next lecture of our chapter solutions. So अब तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। आज हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे। सो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सो लास्ट हमारा टॉपिक बचता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली हम एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं, जो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ी थी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ होगी उसको। सो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने चार पढ़ी थी, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये चार नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हमने कैलकुलेट करना सीखा था। और सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की स्पेशलिटी क्या थी? ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती थी। मतलब कि जितने सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में होंगे उतनी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। ओके, सो जो हमने नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट की थी वो विदाउट कंसिडरिंग द वेंट ऑफ फैक्टर हमने किया था। तो जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ने वाले उसमें हम एक फैक्टर इंक्लूड करेंगे, दैट फैक्टर इज़ नोन एज वेंट ऑफ फैक्टर। ओके, नेक्स्ट जो हमने प्रीवियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हम जब सॉल्यूशन बनाते थे, एक सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते थे, तो उसमें हम ये अज्यूम करते थे कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स उसमें हमने जो ऐड किए हैं वो चेंज नहीं होते। मतलब कि आपने एक पार्टिकल डाला है तो वो एक पार्टिकल ही रहेगा, अगर हमने दो पार्टिकल डाले हैं तो वो दो पार्टिकल ही रहेंगे, और उसके हिसाब से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मेजर कर रहे थे। ये था नॉर्मल केस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको थियोरेटिकल केस। थियोरेटिकल मतलब हमने बिना एक्सपेरिमेंट किए कैलकुलेशन कर लिया। ओके, सो एबनॉर्मल के केस में क्या होगा कि जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस हो सकती है। बेसिकली तीन होती है बट हम दो को कंसिडर करते हैं ज़्यादा। सो सोल्यूट पार्टिकल्स सपोज़ आपने ऐड किया सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन हो सकता है। आपने डाला था एक पार्टिकल और वो आयोनाइज होके दो पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब जो नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो उन दो पार्टिकल जो नए फॉर्म हुए हैं उनकी वजह से आएगी। प्रीवियसली हम इसे कंसिडर नहीं कर रहे थे, उसमें हम सोल्यूट जैसा ऐड करते थे वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेते थे। बट एबनॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा है, एक्चुअल कंडीशंस, हम एबनॉर्मल की जगह से अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हो क्या रहा है, आप सोल्यूट पार्टिकल डालते हो, एक अंदर जाता है और वो टूट जाता है और उसके बन जाते हैं दो पार्टिकल, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो अब जो नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें बन रहे हैं। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपने दो सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए और अंदर जाने के बाद वो दोनों जुड़ गए, जुड़ के बन गए एक जाइंट मॉलिक्यूल या बड़ा पार्टिकल बन जाते हैं। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आएगी उस बड़े पार्टिकल की वजह से आएगी। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि आपने जैसा सोल्यूट डाला था वैसा का वैसा सोल्यूट रहे, ना उसमें आयोनाइजेशन हो ना उसमें एसोसिएशन हो। तो उसमें कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी जो थ्योरेटिकल वैल्यू रहेगी वही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी रहेगी। ओके, सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम। सो वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, उन्होंने इंक्लूड करवाया था कि जो हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ लाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वो एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। सो ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने उसके बारे में स्टडी किया और उन्होंने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था। सो उस फैक्टर का नाम था वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं। ओके, सो वेंट ऑफ फैक्टर वैसे तो कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ तरीके हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा हो सकती है या 1 से कम हो सकती है या 1 के बराबर भी हो सकती है। उनके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है जो हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब
डिसोसिएशन का केस या फिर आयोनाइजेशन का केस होता है, तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने इस बीकर में वाटर लिया है। अब वाटर में हम NaCl हमारा एक सोल्यूट है उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले t=0 टाइम पे हमारे पास NaCl का एक पार्टिकल था। तो Na प्लस और Cl के कितने रहेंगे? 0, क्योंकि अभी हमने इसे ऐड नहीं किया है, टाइम स्टार्ट ही नहीं किया एक्सपेरिमेंट का। ओके सी, अब हम इसे यहाँ पे ड्रॉप करेंगे पार्टिकल को, और किसी टाइम t के बाद NaCl के जो पार्टिकल हमने ऐड किया था वो डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं अपने अपने इंडिविजुअल आयन में, Na प्लस और Cl माइनस आयन में। तो NaCl का जो एक पार्टिकल हमने ऐड किया था वो तो हो गया वैनिश, ज़ीरो। अब वो इंडिविजुअल आयन्स में टूट गया, तो एक Na प्लस आयन बना है और एक Cl माइनस आयन हमारा बन गया। ठीक, सो अगर हम नॉर्मल केस को कंसिडर करें और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उस कंडीशन पे कैलकुलेट करते, तो हम क्या कर रहे थे? एक पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है? अंदर जाने के बाद NaCl तो आयोनाइज हो रहा है, मतलब उसके दो पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो हम जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एक पार्टिकल के लिए कर रहे थे, बट एक्चुअल में अंदर तो दो पार्टिकल है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो तो वेरी करेगी। तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अलग आएगी। सो इस कंडीशन में हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, ओके। सो थ्योरेटिकल वैल्यू हमने कितने पार्टिकल ऐड किए थे? 1, सो यहाँ पे लिख देंगे 1। ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल में अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। सो I की वैल्यू कितनी आई? 2। अब हमारी जो I की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है। सो आयोनाइजेशन का केस जो होता है उसमें I की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। सो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी इंक्रीज़ करेगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। होपफुली ये केस सबकी समझ में आ गया होगा। सो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस जिसमें हम एसोसिएशन को कंसिडर करेंगे। सो एसोसिएशन क्या होता है? बेसिकली एसोसिएशन का सिंपल मीनिंग होता है कि जुड़ जाना। जुड़ जाना मतलब कि दो छोटे छोटे पार्टिकल थे वो आपस में जुड़ गए, तो हम उसे बोल रहे हैं एसोसिएशन हो गया। सी, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड और उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं बेंजीन में। ओके, सो एसिटिक एसिड के अगर हम दो मॉलिक्यूल्स बेंजीन में डिज़ोल्व करते हैं और उसके बाद हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करेंगे, तो क्या होगा? हम दो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करेंगे और हमारी वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम कंसिडरेशन में लेंगे एसोसिएशन हो रहा है। सो अब क्या होगा कि दो मॉलिक्यूल आपने ऐड किया एसिटिक एसिड का बेंजीन में, बट अंदर जाके उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और वो एक जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म कर गए। सो जाइंट मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो गया अंदर एसिटिक एसिड का। सो हमने डाले तो थे दो मॉलिक्यूल्स, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो बन गए एक मॉलिक्यूल। तो अब जो एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारी आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो एक मॉलिक्यूल की वजह से आएगी। थियोरेटिकल हम क्या कंसिडर कर रहे थे कि हमने तो दो मॉलिक्यूल डाले हैं, तो हम दो मॉलिक्यूल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे, बट अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो ये एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएट कर रहे हैं मतलब दो पार्टिकल डाल रहे हैं, वो एक पार्टिकल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी वो डिफ़र करेगी। सो आई की वैल्यू उस कंडीशन में कैसी होगी? सी, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू है। सो हमने डाले कितने थे? 2, तो हमने कैलकुलेट किस हिसाब से किए? 2 के हिसाब से। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2। एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो वो जो दो मॉलिक्यूल थे वो एक मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सो हमारी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। 1/2 क्या होता है? 0.5, और 0.5 क्या होता है? 1 से कम। सो इन केस ऑफ एसोसिएशन जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है उसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। ओके, सो रिमेंबर दिस, ये हमेशा याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी। दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ओके,
सो आप इनडायरेक्टली भी, आपको अगर वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी गई है तो आप इनडायरेक्टली भी गेस कर सकते हैं कि आपका सोल्यूट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। सपोज़ आपको किसी क्वेश्चन में आई की वैल्यू 2 दी है, ठीक है, तो 2 मतलब 1 से ज़्यादा है, मतलब आपका सोल्यूट क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेस। अब फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आई की वैल्यू 0.7 या 0.6 है, जो कि 1 से कम है। तो इस कंडीशन में आप क्या गेस कर सकते हैं कि आपका जो सोल्यूट है वो एसोसिएट कर रहा है। सो आई होप दिस इज इजी एंड यू माइट हैव अंडरस्टूड। सो थर्ड केस कंसिडर करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर। सो अगर हम सपोज वाटर में इन्हें डिज़ोल्व करते हैं तो ना तो इनके मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट होते हैं और ना ही इनके मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। तो जो हमारी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, उसकी वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, उसकी वैल्यू सेम आएगी। सो दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो आई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। सो दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, सो तीनों केसेस समझ में आ गए होंगे। आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो आयोनाइजेशन, आई की वैल्यू 1 से कम होती है तो एसोसिएशन, आई की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ना ही एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है। सो दिस इज़ ईजी, होपफुली समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंस आएगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं ये जो नॉर्मल है दिस इज़ आवर थ्योरेटिकल, थ्योरी में हमने इसे कैलकुलेट किया है, और ये जो एबनॉर्मल है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम इसे मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या होता है। तो अभी हमने सीखा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या, कौन सा फैक्टर उसमें इंक्लूड किया जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो जो हमारा एक्सप्रेशन था, दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जब हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते थे तो हमारा एक्सप्रेशन ये वाला यूज़ करते थे, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 बाय N1। अब हम उस टाइम पे ना ही एसोसिएशन का केस इंक्लूड करते थे ना ही डिसोसिएशन का, बट एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में तो हमें करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब करते हैं तो क्या होता है, उसमें वेंट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को जब हम इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। सो आई इज़ आवर वेंट ऑफ फैक्टर। अब आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तीन चीज़ों पे। कौन कौन सी तीन चीज़ें हो सकती है, या तो सोल्यूट आयोनाइज हो सकता है, या तो सोल्यूट एसोसिएट हो सकता है, या तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारी नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। और अगर सपोज़ आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं 2, आई की वैल्यू 2 आती है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम आयोनाइजेशन का केस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एक्सपेरिमेंटल होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा आएगी। ओके, और अगर हमारी आई की वैल्यू 1 से कम होती है, सपोज़ 0.5 या 0.3, 0.2 कुछ भी, सो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम आएगी। ये चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बात और क्लियरली हमें पता चल जाएगी। सो हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हमारा वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं। सो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या था नॉर्मल के केस में या थ्योरेटिकल के केस में, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या थी, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, के बी था एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते थे। डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आई को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी आवर न्यू एक्सप्रेशन। अब सेम चीज़, आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा रही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, आई की वैल्यू अगर 1 से कम रही तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी,
डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सिंपल तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सो theoretical वैल्यू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मोलैलिटी है। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। सो दिस वाज द नॉर्मल केस हम स्टडी किए थे, थ्योरेटिकल केस। एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया तो एक्सपेरिमेंट में क्या कंसिडर करेंगे? या तो हमारा सोल्यूट आयोनाइज होगा, या एसोसिएट होगा, या कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा तो जो नॉर्मल कंडीशन है वही कैलकुलेशन आएगी। अगर हमारा आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से। अगर हमारी आई की वैल्यू 1 से कम है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आएगी। सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ फॉर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो हम रियल में कैलकुलेशन कर रहे हैं। नॉर्मल जो थी वो थ्योरेटिकल, आपको कोई एक थ्योरेटिकल वैल्यूज़ दे दी गई है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें हम एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे थे। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? पाई इज इक्वल टू सी आर टी था। सो सी को हम क्या लिख सकते थे? सी वॉज द मोलैरिटी। सी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो एन टू बाई वी इंटू आर टी। सो दिस वॉज द theoretical colligative property calculation for osmotic pressure. अब क्या हो गया? अब हमें वेंटॉफ फैक्टर इंक्लूड करना है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो उसमें आई को भी इंक्लूड करेंगे। सो हमारा नया एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन टू आर टी अपॉन वी। सो दिस इज़ द न्यू एक्सप्रेशन। अब सेम चीज़ मैंने 3 बार रिपीट कर दी है, बट फिर से बताऊंगा कि आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आएगी तो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर आई की वैल्यू 1 से कम रहेगी, मतलब कि एसोसिएशन का केस, तो क्या हो जाएगा? हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आएगी। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। इट इज़ वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये कहाँ से आया? सी, जाके देखिए जो एक्सप्रेशंस हमने निकाले थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या तो एलिवेशन, डिप्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर के, उसमें आपको दिखेगा कि जब हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था। तो उसमें क्या था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। सो दिस वॉज फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें क्या है? डेल्टा टी बी क्या है? हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और मोलर मास कहाँ पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, दूसरे साइड। करेक्ट। सो क्या हो रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज अंडरस्टूड। अब ये सारे आप चारों एक्सप्रेशन जो थे पुराने वाले, जो नॉर्मल केस में या हम कंसिडर करते थे उसमें देखेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही दिखेगी। चाहे आप वो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखो, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर देखो, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये प्रूव हो गया यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो अगर हमारा आई क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या हम अभी तक कह रहे थे इसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसे हम क्या कह रहे थे? थ्योरेटिकल वैल्यू। सो क्या हो जाएगा? आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम मोलर मास के टर्म्स में लिखे तो ये तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम हमारा जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा? इस साइड पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो नॉर्मल मोलर मास क्या होगा? इस साइड पे न्यूमरेटर में लिखेंगे। सो दिस इज अंडरस्टूड। होपफुली दिस इज अंडरस्टूड बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो हमारी जो मोलर मास के टर्म्स में वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सो अगर हमें मोलर मास के हिसाब से भी कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू। ओके, सो दिस इज अंडरस्टूड होपफुली। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सी यहाँ पे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को आई से कंपेयर करके बताया। सी आई अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय नॉर्मल या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू होती है।
सो इसे अलग अलग टर्म्स में हमने यहाँ पे लिखा है. सो आई इज इक्वल टू क्या है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर अपॉन नॉर्मल प्रेशर. ऑब्जर्व्ड को अभी तक क्या बोल रहे थे हम, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या करते हैं हम, वेंट ऑफ फैक्टर इंक्लूड करते हैं. ओके ओके. सो नेक्स्ट यहाँ पे चेंज इन प्रेशर ऑब्जर्व्ड अपॉन चेंज इन प्रेशर नॉर्मल. सो सेम यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड अपॉन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल. फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी उसी तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो एक्चुअल में जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसे अफेक्ट कौन कर रहा है, मतलब उस पर प्रभाव जो डाल रहे हैं वो कौन है, हमारे पार्टिकल्स. सो हम ये लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. यही बोलेंगे ना, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से ही आ रही है ना. जैसे कि NaCl के केस में क्या हो रहा था, हम पार्टिकल कितने ऐड कर रहे थे, 1, बट बन कितने रहे थे अंदर, 2. तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे सॉल्यूशन में, 2, मगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए कितने थे, 1. सो आई की वैल्यू इसके हिसाब से डिसाइड हो रही थी और इसके हिसाब से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी अफेक्ट हो रही थी. अंडरस्टूड. ओके. सेम अगर हम एसोसिएशन के केस में अगर कंसिडर करें तो एसोसिएशन के केस में क्या था, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम कितने ले रहे थे, 2. अंदर जाने के बाद वो जुड़ जा रहे थे, कितने पार्टिकल बन रहे थे, 1. सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स टेकन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और ऊपर क्या हो जाएगा 1. सो 1/2. आई की वैल्यू हो जाएगी 0.5. सो होपफुली ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. सो यहाँ पे एक रिवीजन सा है कि आई की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी तो हम ये मानेंगे कि सोल्यूट जो हमारा हो रहा है वो डिसोसिएट हो रहा है या आयोनाइज हो रहा है. आई की वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो सोल्यूट हमारा एसोसिएट हो रहा है. ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं. आई की वैल्यू अगर 1 के बराबर होगी तो ये भी कंडीशन हम देख चुके हैं कि ना तो एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आ जाती है और दोनों कैंसिल आउट होके 1. ओके. नेक्स्ट, आई की वैल्यू अगर 1/2 आती है तो सोल्यूट हमारा डाइमर है. डाइमर बेसिकली दिस इज एसोसिएशन. एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे. एसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी. 1 से कम है ना, तो सोल्यूट क्या हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है. डाइमर का मतलब ये होता है कि 2 यूनिट बन के 1 यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम डाइमर बोलते हैं. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिसोसिएशन. इस टॉपिक में बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहे थे. बेसिकली शायद आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने से ठीक से समझा नहीं होगा, तो हो सकता है उस कारण आ रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमने यहाँ पे लिया है CH3COOH एसिटिक एसिड. अब इसे हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं. तो सॉल्वेंट में डालने के बाद ये आयोनाइज करेगा. सो आयोनाइज करेगा तो क्या होगा, 2 आयन्स मिलेंगे. एक आयन होगा हमारा CH3COO-, दूसरा आयन होगा H+. अब ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियली आयोनाइज होता है. मतलब इसके कुछ पार्टिकल्स आयोनाइज बन जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स आयोनाइज नहीं करेंगे. करेक्ट. ओके. सो हम एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लेते हैं यहाँ पे. सपोज हमने 10 मॉलिक्यूल्स CH3COOH के वाटर में डालें किसी टाइम t=0 पे. तो वाटर में जब आप ऐड करने वाले होंगे तो आपके हाथ में कितने होंगे, 10 मॉलिक्यूल्स होंगे CH3OH के. अभी हमने ऐड नहीं किया है, तो ऐड नहीं किया है तो CH3COO- और H+ के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0 और 0. ठीक. अंडरस्टूड. ओके. अब आपने ऐड कर दिया. अब कुछ टाइम t बाद, कोई भी टाइम हो सकता है 5 सेकेंड हो, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 घंटे, कितने भी हो सकते हैं. इनमें से 5 पार्टिकल्स टूट गए. ठीक है. आपने कितने डाले, 10. टूट कितने गए, 5. तो 5 अगर टूटे हैं तो इधर कितने बनेंगे, 5 CH3COO- के और 5 H+ के बनेंगे. ठीक है. मतलब जितने पार्टिकल्स यहाँ से 10 आपने डाले थे, तो 10 में से अगर 5 टूटते हैं तो 5 ये बनेंगे, 5 ये बनेंगे. करेक्ट. अंडरस्टूड. यहाँ तक समझ में आ गया. ओके. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयोनाइज्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. ओके.
सो दिस इज़ अंडरस्टूड. सो यहाँ पे हम इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमने जो भी एक अज्यूम किया था उन वैल्यू से अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें तो देखते हैं क्या आती है. से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आपने कितने लिए थे? 10 लिए थे t इक्वल टू 0 पे. तो यहाँ पे हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 10. अब कितने पार्टिकल्स आयोनाइज हुए, कितने टूटे हैं? देखो अब जो टूटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो 10 माइनस जो भी पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे लिखते हैं. सो कितने पार्टिकल्स टूट रहे? 5. सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आयोनाइज में क्या लिख देंगे? 5. सो हमारा क्या हो गया? 5/10. 5/10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 1/2. 1/2 क्या होता है? 0.5. सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई 0.5. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 0.5. अब जनरली हम क्या करते हैं, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 50. सो अगर हम ऐसे ऊपर से देखें बिना कैलकुलेट किए तो हमको यही तो दिख रहा है कि 10 में से 5 कम हुए, मतलब कितने हुए? आधे कम हो गए. आधे को हम क्या बोलते हैं? 50% कम हो गए. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है हमारा? 50%. ओके. सो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा. इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था. ओके. सो नेक्स्ट हम रिलेशन निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कंडीशन में. सी हम यहाँ पे एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, सपोज AN. अब AN का एक मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में जाता है तो N मॉलिक्यूल्स ऑफ A देता है. ओके. सो वैसे ही स्टार्ट करेंगे. t इक्वल टू 0 टाइम पे AN के कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 1. और इसके यहाँ पे कितने रहेंगे? 0, क्योंकि अभी तो हमने ऐड किया ही नहीं है. तो अब इस AN सोल्यूट को ऐड कर दो. किसी t टाइम के बाद इसके कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेंगे. ओके. सो सपोज़ हमारे पास था 1 मॉलिक्यूल, इसमें से अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स टूट गए. ठीक है. तो इधर कितने बनेंगे? सो इधर कितने बनेंगे? n अल्फ़ा बनेंगे. अब ये n अल्फ़ा की कैलकुलेशन कैसे आती है हम यहाँ पे साइड में कैलकुलेट करके देखते हैं. सी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? AN का एक मॉलिक्यूल कितने आयंस दे रहा है? n आयंस दे रहा है. ओके. सो अगर अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो कितने आयंस देंगे? x मान लेते हैं. करेक्ट. सो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि x है इधर तो ये इधर चला जाएगा और n अल्फ़ा हो जाएगा. तो कितने मॉलिक्यूल्स दे रहा है? अगर अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इधर? n अल्फ़ा. ओके. सो किसी टाइम t पे अगर 1 में से हम अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं तो इधर कितने बनने चाहिए? n अल्फ़ा. करेक्ट. सो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फ़ा. इसके भी तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे ना, पूरी तरह से तो डिसोसिएट नहीं हुआ है, 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ है. तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने बचे हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस इधर कितने बने हैं? n अल्फ़ा. सो हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आ गए. अब हमने लिए कितने थे? 1. सो आई कैलकुलेट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं. सो आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन रहे हैं? अभी हमने कैलकुलेट किया था 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा अपॉन 1. अब यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता. आप सबको पता है डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं. तो क्या हो जाएगा हमारी इक्वेशन? i इज़ इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. अल्फ़ा कॉमन लेंगे और ये वैल्यूज़ निकालेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जो है फॉर अल्फ़ा वो आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1. सो अल्फ़ा क्या है हमारी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और i क्या है हमारा? i इज़ द वेंट ऑफ फैक्टर. और n क्या है? n मतलब कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं हमारे सॉल्यूशन में. सो होपफुली ये वाला एक्सप्रेशन सबके समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी एक टॉपिक हमको समझ में आ जाता है तो दूसरा हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है. सो नेक्स्ट इज़ कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन. दिस इज़ नॉट डिसोसिएशन, दिस इज़ एसोसिएशन. ओके. सो एसोसिएशन का केस कंसिडर करते हैं. सो एसोसिएशन के लिए एग्जांपल लेते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स हमने एसिटिक एसिड के लिए हैं. अब उसको हम बेंजीन में डाल रहे हैं. तो बेंजीन में डालने से क्या होता है?
डाइमर फॉर्म करता है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। ओके, सो एक मॉलिक्यूल बना लिया इन्होंने। सो सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारे पास 8 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के हैं। ठीक है, कितने हैं? 8। और अभी t=0 टाइम पे डाइमर जो हमारा होगा उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 0, क्योंकि अभी हमने ऐड नहीं किया, हमारे हाथ में ही है 8 मॉलिक्यूल्स। अब क्या करते हैं हम, 8 मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर देते हैं हमारे सॉल्वेंट बेंजीन में। सो अब होगा क्या कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जुड़ जाएंगे और एक जाइंट मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, दैट विल बी CH3COO होल ट्वाइस। सो सपोज t टाइम पे 4 मॉलिक्यूल्स जो हमने 8 डाले थे उनमें से 4 मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, और 4 के कितने बनेंगे? सपोज 2 से बन रहे थे 1, तो 4 के कितने बनेंगे? 2। ओके, तो 4 CH3COOH के कितने कितने बनेंगे? इसका एक डाइमर बनेगा और इसका एक डाइमर बनेगा, तो 2 डाइमर बनेंगे, यहाँ पे 2 बन गए। ओके, सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम बीटा से डिनोट करते हैं। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। सो एक्सपेरिमेंट जब हमने स्टार्ट किया था तो कितने पार्टिकल्स लिए थे? 8 पार्टिकल लिए थे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है देखो t=0 पे 8। नेक्स्ट कितने पार्टिकल एसोसिएट हुए? 8 में से 4 जो ऐसे थे वो एसोसिएट हो गए, 4 जुड़ के क्या बन लिए? 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड कितने हो गए? 4। तो 4/8 कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 मतलब हाफ। हाफ क्या होता है? 0.5, और परसेंटेज करोगे तो कितना होगा? 50%। तो यही तो दिख रहा है कि 50% मॉलिक्यूल्स इसमें से अलग होके एसोसिएट हो रहे हैं, और बाकी 50% जैसे कि वैसे हैं हमारे सॉल्यूशन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम? रिलेशन निकालेंगे वेंट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ एसोसिएशन में। सो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूट है Na, जो कि सॉल्वेंट में जाता है और एसोसिएट हो जाता है, और एसोसिएट होके बनाता है An। सो अभी t=0 टाइम पे हमारे पास इसके n मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, सी अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे n मोल्स हमने लिए थे। सो n मोल से कितने मोल्स बन रहे? 1 मोल बन रहे। ठीक है, तो अगर हम 2 लेंगे तो 2 से कितने बनेंगे? 1 मोल बनेंगे। अगर हम 1 लेंगे तो 1 से कितने बनेंगे? हाफ मोल बनेंगे। ठीक है, सो अगर सपोज़ हमारे पास यहाँ है 1 मोल, n की जगह हम यहाँ पे 1 मान के चल रहे हैं, तो 1 में से अगर अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स निकल के एसोसिएट होते हैं तो इधर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ठीक है, फिर से वही यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं n से हमें मिल रहे थे 1 मोल, करेक्ट। सो अल्फ़ा से कितने मिलेंगे? x मान लेते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? अल्फ़ा/n। तो हमें अगर 1 में से अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स टूट कर एसोसिएट होते हैं तो हमें इधर कितने मिलेंगे? अल्फ़ा/n। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, सो आगे चलते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन में हमारे? 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी पार्टिकल्स बचेंगे क्योंकि पूरी तरह से तो एसोसिएशन नहीं हुआ है, प्लस अल्फ़ा/n जो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके बने थे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे सॉल्यूशन में इतने एग्जिस्ट करेंगे। ओके, सो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वैल्यू आएगी। सो सॉल्व कीजिए। सो इट विल बी 1 प्लस अल्फ़ा बाय n माइनस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा कॉमन लेंगे, सो 1 प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में 1/n माइनस 1। सो अब हम i निकालेंगे। सो i क्या होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स टेकन। सो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे हैं हमारे? 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा बाय 1। सो डिनोमिनेटर में 1 की कोई तो वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे? हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फ़ा। सो 1 को इधर ले जाएंगे तो i माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। सो अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस i अपॉन 1 माइनस 1/n। सो दिस इज़ आवर वैल्यू फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर, इनके बीच में रिलेशन।
सी इस रिलेशन को याद रख लीजिए। पहला वाला रिलेशन जो डिसोसिएशन के केस में था और दूसरा रिलेशन जो एसोसिएशन के केस में था, डायरेक्ट एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में यूज़ करेंगे। सो अल्फ़ा क्या है हमारा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन आई हमारा वेंटॉ फैक्टर है, और एन क्या है? कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएट हुए। ठीक है, सो होपफुली ये समझ में आ गया होगा। सो देन हमारा ये वाला टॉपिक, ये चैप्टर है, ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। सो हमने सॉल्यूशंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पे हमने सॉल्व किए। होपफुली you are also solving many questions. If you have any doubt, you can just comment and ask me whatever doubts you have. I will clarify it. So मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. So see you then.